Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking BSc Chem। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग पूरा सिलेबस लेके चल रहे हैं, तो चैप्टर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यूनिट 1 है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को उन ऑर्बिटल्स में कैसे फिल करते हैं। हम लोग ने जान लिया कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं, उनका एड्रेस क्या है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग हम लोग ने एन, एल, एम और एन क्या हम लोग ने देख लिया, हम लोग ने देख लिया है क्वांटम नंबर्स देख लिए। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ने सब शेल्स देख लिए हैं, एस, पी, डी और एफ। एफ का स्ट्रक्चर इस वजह से मैंने उतना उसको डिस्कस नहीं किया शेप को, क्योंकि एफ का जो शेप होता है वो उतना डिफाइंड भी नहीं है और उसको हम लोग बोलते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कैसे बोलते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा, इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब मेन बात है कि हमें सब कुछ तो पता चल गया कैसे हम लोग एन करते हैं। अगर हमारे पास 4s है तो ये हमारे पास क्वांटम नंबर है, एस हमारे पास क्या कहते हैं, सबशेल है। सबशेल या तो उसका एल हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर उसके लिए 0 होगा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा। तो ये सब वगैरह वगैरह सारी बातें हो गई हैं। लेकिन अब बात ये है कि अब अगर हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, कि मान लो हमें लिखना है, किसी ने बोला हमें कार्बन को लिखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो लिखेंगे कैसे? 1s2, 2s2 और 2p2। लेकिन 2p2 जो है वो जो p ऑर्बिटल किस में डिवाइड होता है? px, py और किस में डिवाइड होगा? हमारे पास pz में। तो अब जो p ऑर्बिटल है उसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे? या तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें रख देंगे विथ सेम स्पिन के साथ, या तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही साथ रख देंगे लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ, या तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन को अलग अलग रख देंगे। इतनी बात क्लियर? ठीक है, आओ देखते हैं। अब पहला रूल जो है वो किसका है? अबाउ प्रिंसिपल। स्पेलिंग याद कर लो, AUFBAU। ठीक है, स्पेलिंग याद कर लो, बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत पढ़ तो लोग अबाउ लेकिन स्पेलिंग लिखने में गलती हो जाती है। इन शेल्स इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन ऑर्डर, पहले लाइन वाइज भरेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब कहने का है मेरे पास जैसे यहाँ पे एक चेयर, दो चेयर और ये 3 चेयर है, तो पहले मैं एक चेयर पे एक एक स्टूडेंट को बैठाऊंगा। अब अगर चेयर कम पड़ रही है तो मैं एक मतलब एक चेयर पे 2 स्टूडेंट्स को बैठाऊंगा, ठीक है, समझ। लेकिन पहले मैं चालू करूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर से ही, पहले मैं चालू करूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर से ही। और मैंने कह दिया कि मैं एक चेयर पे सिर्फ 2 स्टूडेंट को ही बैठा सकता हूँ, लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ। मतलब जैसे यहाँ पे है ब्लैक बोर्ड और इस तरह है, और यहाँ पे है ब्लैक बोर्ड, तो एक बच्चा फेस करके ऐसे बैठेगा और एक बच्चा फेस करके ऐसे बैठेगा विद अपोजिट स्पिन के साथ। कुछ क्लियरिटी आ रही है? ठीक है। तो गिव अ प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड अबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ सब शेल ऑफ एटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो जो नो टू ऑर्डर वाला है, वो नो टू इलेक्ट्रॉन वाला है, वो हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। लेकिन मैं उसको थोड़ा सा इस वजह से जानबूझ के यहाँ पे रिलेट कर रहा था ताकि आपको पता चले कि ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ सबशेल ऑफ एटम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब सीक्वेंस ऑर्डर कैसे होगा? तो जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पहले उसमें जाएगा। मतलब कहने का है पहले इलेक्ट्रॉन या तो एस में जाएगा, या तो पी में जाएगा, या तो डी में जाएगा, या तो एफ में जाएगा, ठीक। लेकिन लेकिन वो अब हमारे पास 1s भी है, 2s भी है, 3s भी है, 4s भी है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? तो ये रूल डिसाइड करता है n+l रूल। कौन सा रूल डिसाइड करता है भाई? इन्होंने भी कह दिया कि जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, n+l रूल। ये भी क्या कहते हैं, अबाउ प्रिंसिपल का ही एक रूल है, जिसमें से बताता है कि जिसमें की वैल्यू सबसे कम अगर n+l की होगी वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरा जाएगा। अब एग्जांपल तौर पे जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैंने लिया 3s और 4s, ये 3 हमारे पास रहेगा n = 3, ये 4 रहेगा हमारे पास n = 4, ठीक है। अब s क्या बताता है? s हमारा बताएगा l कैसे आएगा, s = 0 होता है तभी तो l = 0 होता है, तभी तो s आता है, तभी तो s आता है, ठीक है। अब इसका मतलब दोनों के लिए वैल्यू क्या है? 0, तो 3 + 0 3, 4 + 0 4। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 3s में आएगा, उसकी एनर्जी क्या है? सबसे कम है। इतनी बात क्लियर? और s में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। p में कितने रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और d में कितने रहेंगे? 5 ऑर्बिटल, तो 10 इलेक्ट्रॉन। f में कितने? 7 ऑर्बिटल्स, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये सब बात हम लोग सब कुछ हम लोग क्वांटम नंबर और शेप्स ऑफ SPD में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है n, 3 + 0 3,
यहाँ पे 3 + 1 क्योंकि L = P = 1, L = D = 2, L = F = 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो सबसे एनर्जी इसकी कम। फिर 4s, अच्छा अब कैसे, 3p ये भी 4 है, 4s ये भी 4 है क्योंकि s = 0, तो 4 + 0 तो 4, 4 3 + 1 4। तो अब यहाँ पे एनर्जी तो बराबर है। अब कैसे, जब n + l की वैल्यू अगर दोनों ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ जाए तो हम लोग क्या रखेंगे, तो हम लोग देखेंगे n की वैल्यू, जिसकी n की वैल्यू सबसे कम उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग सबसे पहले। तो n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी इसमें ज्यादा है इसमें कम है, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग इसमें पहले। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं 3d, 3 + 2 5, 4 + 1 5, लेकिन 3 n क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही पूरी फिलिंग है। अब एक पल के लिए अगर आपको एक चार्ट एग्जाम में बनाना पड़ता है कि मुझे थोड़ा सा आंसर को लेंदी करना है, तो कैसे बनाओगे मैं बताता हूँ। ये इस तरह लिखना बहुत मुश्किल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले 1 से स्टार्ट करना है, 1s 2s 2p, यहाँ तक जाओगे, कहाँ तक जाओगे 7s तक, क्योंकि 7 तक ही है। फिर उसके बाद 2 से चालू करोगे इधर 2s 2p, फिर 3p, फिर जाओगे 7p तक। फिर अब 2 में p तो आ नहीं सकते, तो 3 में आएगा, 3 में कौन आएगा, d आएगा, तो ऐसे 3d 4d 5d, फिर 4f 5f। तो अब कुछ नहीं करना है, बस खाली एरो ऐसे स्टार्ट करना है, हर एक के ऊपर एक एरो लिया हो बस। 2p पे है, फिर 2p से 3s जा रहे हैं, फिर 3p से 4s जा रहे हैं, फिर इसमें जा रहे हैं, फिर ऐसे और फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, फिलिंग होती जा रही है। अब समझ आया, इसी को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग डायग्राम या फिर n+l रूल डायग्राम, ठीक है। अब जैसे कि अब मैंने पूरा यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग उसको रीड भी करना। द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटम नंबर n l with the help of important rule known as n+l rule और बोर्स-वरीज रूल। यहाँ पे जो बोर साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि n हमारे पास क्या है, n हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये शेल्स के बारे में बताता हूँ। शेल्स के बारे में 2n² किसने बारे में बताया था, बोर्स ने बताया था। So the orbital with lower value of n+l has lower energy and the new electron enters in the lower energy, ठीक है। Then if the two orbitals have the same value of n+l, जैसे अभी हम लोग ने देखा था ना 3p और 4s, then the electron first enter in lowest value of n which has lower energy। इतनी बात है। जैसे एक बार एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में कैसे, जैसे 3d, इसकी n+ वैल्यू n = 3, n = 4, n = 4, n = 5। जैसे मैं लिख के करता हूँ यहाँ पे, हाँ n = 3, n = 4, n = 4 और n = 5। यहाँ पे क्या है, l की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगी 1। तो टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है, टोटल यहाँ पे हो रहा है 5, यहाँ पे हो रहा है 4, यहाँ पे हो रहा है 5 और यहाँ पे हो रहा है 6, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4s वाले में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, 3d या 4p में जाएगा। तो सबसे पहले इसकी n की वैल्यू इसकी छोटी है, सबसे पहले जाएगा फिर 3d में, फिर कहाँ जाएगा 4p में, यानी 4s, फिर हमारे पास आएगा 3d, फिर आएगा 4p और फिर आएगा 5p। सबूत देख लें, 4s 3d 4p, ठीक है। देखते हैं 4s 3d 4p, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है 4s में, फिर 3d, फिर 4p और फिर 5s में जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं, n+l रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर सकते हैं वैल्यू कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा। चलो आगे देखते हैं। आई होप इतनी बात आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो अब इसके बाद जो हम लोग के पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और रूल है, वो है हमारे पास पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसको भी चलो जल्दी से देख लेते हैं। तो अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं, पॉली एक्सक्लूजन जैसे मैं वहां पे नो टू इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा था, वही चीज यहाँ पे, ठीक है। देखो पहले बात करते हैं कि जो 4 क्वांटम नंबर्स थे वो हमारे पास प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। डिफाइन कंप्लीटली द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, मतलब वो बताते थे कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन किया जा सकता है। तो द रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द मेजर एनर्जी शेल, मेजर एनर्जी शेल यानी हम लोग जो आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं, जो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है n होता है। अगर सब शेल की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास l में आता है, और अगर ओरिएंटेशन इन स्पेस की बात कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है, ठीक है। और अगर हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो स्पिन क्वांटम नंबर में आता है। ये सब हम लोग क्वांटम नंबर देख चुके हैं। दस सिंपली स्टार्टिंग द 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है, स्टार्टिंग द, इट इज पॉसिबल
to identify an electron in an atom completely. This fact is based on the important statement known as Pauli exclusion principle. मतलब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है और उस प्रिंसिपल को हम लोग मतलब स्टेटमेंट को हम लोग नेम दे रहे हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने स्टार्ट कहाँ से किया था और वो क्यों आया। According to this principle, it is impossible for any two electron in the same atom to have the same four quantum numbers. मतलब जैसे समझना N L M S, ठीक है, मतलब ये चारों क्वांटम नंबर, जैसे इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये चारों क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होंगे। ये चारों क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये है, मैंने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम कर दिया, तो इसका मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होना ही चाहिए, वो चाहे स्पिन होगा, क्योंकि स्पिन हमेशा या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ होना ही होना है। लेकिन अगर दोनों के लिए प्लस हाफ है तो ये रॉन्ग है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल जो हो जाएगी वो रॉन्ग हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। It means that in the same orbital of the atom, Pauli exclusion principle allows two electrons only under condition that they have opposite spins and direction। मतलब कुछ ना कुछ अपोजिट होना चाहिए उसमें, मेनली या तो स्पिन तो अपोजिट होनी ही चाहिए। This principle is very useful that can exist in any quantum group, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी लेवल, ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर मैंने के शेल लिया है तो n इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। n इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब मेरे पास n इज इक्वल टू 1, तो उसके लिए l मेरे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर l 0 है तो m भी 0 हो जाएगा, m 0 है तो इसका स्पिन या तो प्लस हाफ ले लेंगे तो माइनस हाफ ले लेंगे। तो देखो मैंने अब एक में प्लस हाफ कर दिया, एक में माइनस हाफ कर दिया, यानी स्पिन अपोजिट कर दिया। इसका मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो मैंने एक का स्पिन क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, तो इसीलिए, ठीक है। अब अगर l इज इक्वल टू 0 तो l इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होती है, s होती है। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n के लिए 1 है तो n1, तो इसीलिए 1s2। आप समझ आए। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, फॉर सेकेंड एनर्जी लेवल, अगर हम लोग एल शेल के लिए ले रहे हैं तब क्या होगा, अगर एल शेल के लिए, इसका मतलब n इज इक्वल टू के बाद 2 हो गया है। अगर मैं उसके लिए l 0 ले लेता हूँ, m 0 ले लेता हूँ, तो मुझे स्पिन या तो प्लस हाफ हो गया तो माइनस हाफ हो गया। अब अगर तो यहाँ पे l 0 है तो यहाँ पे 2s हो जाएगा। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2s2। लेकिन अगर मैंने मान लेते हैं l, उसके लिए मैंने अगर 1 ले लिया, l अगर मैंने 1 ले लिया तो l इक्वल टू 1 हमारे पास p होता है। p के लिए क्या होता है, px py और pz होता है, जिसके लिए -1 0 और +1 होता है, ठीक है। यही तो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो अब की बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2p। अब p में कितने आ सकते हैं, 3 ऑर्बिटल्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2p 6 हो जाएगा। और उसके लिए स्पिन या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। आप समझ आया। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिर्फ इतना कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में सेम नहीं हो सकते हैं, या तो उनको अलग अलग रखो अगर पॉसिबिलिटी है, नहीं तो अगर रखना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि अगर जैसे फुल्ली फील्ड में रखना पड़ता है तो उनके अपोजिट स्पिन्स को क्या रखो, अपोजिट मतलब दूर दूर रखो, ठीक है। अब कंक्लूजन एक पल के लिए देखते हैं। कंक्लूजन क्या था, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एनर्जी लेवल इज इक्वल टू 2 and 2, जैसे हमें पता है, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, फिर 18 और फिर 32, ठीक है। वो किस फॉर्मूले से आता है, 2 and 2 के फॉर्मूले से आता है, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 रख के देखो, 1 का स्क्वायर 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर 3 2 जा मतलब हाँ 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 2 जा 32, इसलिए तो क्या होता है 2 8 18 32। फिर क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सबशेल इन एन अकॉर्डिंग टू, अब सबशेल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कितना L की वैल्यू जितनी जैसे रखते जाओगे उसके अकॉर्डिंग, अगर S है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 यानी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। क्या S में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर P हो जाएगा तो P के लिए 1 होता है, 2 into 1 2 plus 1 3 3 2 जा 6, हाँ P ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऐसे ही D के लिए, ऐसे ही F के लिए, अगर मुझे ऑर्बिटल सीखने तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, ऐसी बात है। नंबर ऑफ सब शेल्स इन एन मेन एनर्जी लेवल इज इक्वल टू n, ठीक है। ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल कैन नॉट बी मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि एक p और p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल उसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। इफ 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द अपोजिट स्पिन शुड बी मस्ट। इज दैट क्लियर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से लिख लेना। इसके अलावा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कोई और रूल भी नहीं है। और रही दूसरी बात, इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। क्लियर।
चलो अब एक जल्दी से बहुत ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट हमारे, क्योंकि हमारे पास तीन रूल्स है ना, कौन से, एक आफबाउ है, एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, और एक हमारे पास कौन सा है, हुंस रूल है। तो चलो जल्दी से अब हम लोग हुंस रूल को भी देख लेते हैं। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब तुम सिर्फ इस तरह समझना कि यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो उसके स्पिन कैरेक्टर से बात कर रहे हैं, यानी उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। स्टेबिलिटी तुमको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि अगर जैसे यहाँ पे ये है, तो अगर पी ऑर्बिटल में से 3 इलेक्ट्रॉन है अलग अलग अलग, तो ये हाफ फील्ड है। और अगर मैंने इसको इस तरह कर दिया, पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, तो ये फुल्ली फिल्ड हो गया। इसका मतलब या तो हाफ फिल्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा या तो फुल्ली फिल्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इतनी बात समझ, या तो हाफ फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा या तो फुल्ली फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कहीं पे भी आपको हाफ फील्ड मिले, कहीं पे भी, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम मैग्नीज का, तो मैग्नीज का क्या होता है, Mn कितना होता है 25। तो यहाँ पे क्या होता है 3D में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं बता रहा हूँ आपको, खाली इतना ध्यान रखना कैसी होती है। आर्गन की 18 होती है, फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं 4s2, फिर लिखते हैं 3d5। तो डी में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 3 4 5, तो ये हाफ फील्ड है तो फुल्ली स्टेबल है। अगर इसी की जगह अगर मैं जिंक की लिखूं, तो जिंक कितना होता है 30 होता है। तो कैसे लिखेंगे 4s2 3d10, इसका मतलब अब की बार डी में क्या हो जाएंगे, पूरे फील्ड हो जाएंगे, तो फुल्ली फील्ड हो। तो जो हाफ फील्ड होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, या तो फुल्ली फील्ड होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल। अब ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मेजरमेंट्स, मैग्नेटिक भाई मैग्नेटिक कैरेक्टर देख रहे हैं ना, अगर पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, हेल्प्स टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्टर्ब among the orbitals of a subshells in such way as to give the maximum number of unpaired electrons and have the same direction of spins। मतलब क्या रहा है, अगर वो सेम डायरेक्शन ऑफ स्पिन भी शो करेंगे इस तरह, और वो हाफ फील्ड हो रहे हैं, इसका मतलब उनकी स्पिन की मल्टीप्लिसिटी क्या है, बहुत ज्यादा हो रही है। इसलिए इसी के ऊपर रूल दिया था किसने, हुंस रूल था। Hence an empty half filled or completely filled orbitals has extra ability। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखने का स्टैंडर्ड भी देखेंगे कैसे लिखेंगे, तो 1s2 2s2, p में कितने होते हैं px py pz। आप लोग तो समझ जाओगे कि क्या आखिर में कैसे लिखोगे 2p2 ऐसे। लेकिन अगर मुझे इसको ओपन करके लिखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में समझना है, तो पहले करेक्ट फॉर्मूला क्या है, करेक्ट अरेंजमेंट क्या है कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को 1 by 1 भरूंगा आफबाउ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर सेम, अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल कर देता हूँ कैसे, इस तरह, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग अरेंजमेंट हो जाएगा। अगर इसी की तरह इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, अब जैसे नाइट्रोजन है एक एक सब में इलेक्ट्रॉन, तो हाफ फील्ड ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर मैं इसी इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ इस तरह, तो ये देखो रॉन्ग अरेंजमेंट हो गया, क्योंकि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, एस में कितने आ सकते हैं 2, पी में कितने आ सकते हैं 6, तो 1 2 3 4 5, मतलब 4 5 6। ठीक है, लेकिन अब 3 तो है नहीं, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे नहीं रखता, क्योंकि 1 by 1 अभी भी एक ऑर्बिटल खाली है, और वो खाली क्यों रहे, जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो उसी के साथ नाइंसाफी क्यों। ऐसी अगर बात करें अब ऑक्सीजन की, तो अब कैसे होगा, ऑक्सीजन 8 तो 1s2 2s2, तो 4 फिल हो गए, तो बचे कितने 4 बचे, तो 2p4 आता है, तो इसीलिए px py और pz रहेगा। अब px में कितने आएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 1 और 1, मतलब मैं ऐसे ही भर सकता था 1 1 1 और फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे 2 लिख दिया। अब 1 1 1 भरा, लेकिन दूसरे में तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो इसीलिए पी ऑर्बिटल ये करेक्ट अरेंजमेंट है। लेकिन अगर इसी की जगह मैं इसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के ऊपर किसने बताया था, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के ऊपर बताया था हमको हुंस मल्टीप्लिसिटी रूल था। अब समझ आया कुछ पक्का, तो उसके ऊपर जैसे एक फॉर्मूला भी हमारे पास है, क्या है वो हमारे पास है, एन एन इस तरह n+2 के फॉर्म में। ठीक है, जिसमें हम लोग उसका बोर्स मैग्नेट्रॉन यानी स्पिन कैरेक्टर निकालते हैं। तो अब आप लोग ने तीनों रूल को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अफबाउ प्रिंसिपल था, उसके बाद हमारे पास पॉलीज थे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, उसके बाद हमारे पास थे हुंस रूल था। तो अब ये तीनों रूल हो गए, हम लोग ने इलेक्ट्रॉन फिलिंग भी देख लिया है। अब आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और अच्छे से लिख के कोशिश करना, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। इज दैट क्लियर? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।